Welcome back to Ashram Academy. My name is Aditya and you're watching these videos on books written by Lakshmi Singh and Manjeet Kaur for class 10th biology. So we have been discussing about chapter 5, which is about environment, and we already talked about topics such as trophic levels, pyramids, energy levels and effect of human interventions on ecosystems. Now we will look at a more deeper detail onto the energy flow systems in these trophic levels. एक इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी फ्लो होता है वो आखिर कैसे होता है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है वो ये कि किसी भी इकोसिस्टम में, whether it is pond ecosystem or it is a forest ecosystem or it is a river ecosystem, कोई भी इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स सन है. Means any kind of producer, they are taking energy from sun, harvesting that energy and storing that down in the form of stored molecules like carbohydrates or sucrose. So all organisms, plant or animals, they depend on sun for their constant source of energy. So ultimate source of energy for any ecosystem is sun. इमीडिएट सोर्स कुछ और हो सकता है, जैसे हमारे लिए हो सकता है कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी प्लांट है, लेकिन अल्टीमेट सोर्स हमारे लिए भी सन ही है. अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमंस भी नहीं होंगे. सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइफ विदाउट सन. हम सन के बिना लाइफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, स्पेशली द मैक्रोस्कोपिक लाइफ, ऑल्दो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ सन्स एनर्जी. So how does the transfer of energy takes place? Food chain जो है in a community that represents the continuous or a sequential flow of energy within an ecosystem. ये हम काफ़ी पहले देख चुके हैं, like 2 or 3 videos earlier we have seen that what is a food chain. If you have not done already, you can go back and look at the video which describes food chain. तो फूड चेन वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक सिक्वेंशियल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है एनर्जी के. नाउ ये जो एनर्जी का फ्लो है किन किन स्टेप्स के थ्रू गुजरता है, अब उनको डिटेल से देखेंगे. तो किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो है उसमें पहला स्टेप होता है सोलर एनर्जी को कैप्चर करना, क्योंकि हमने कहा कि सन की एनर्जी अल्टीमेट सोर्स है. तो सन से जो एनर्जी है सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? दैट रीचेस प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स में आती है, जो कि फोटोसिंथेसिस करके उस लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को अपने अंदर केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. एंड वंस दैट एनर्जी इज स्टोर्ड, दैट एनर्जी इज सिक्वेंशियली ट्रांसफर्ड टू हर्बीवोर्स, प्लांट खाने वाले ऑर्गेनिज्म में. प्लांट के बाद हर्बीवोर्स के बाद वो एनर्जी कार्निवोर्स में पहुंचती है और फिर उसके बाद वो टॉप कार्निवोर्स में पहुंचती है. लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो रिप्रेजेंट की गई है वो ये कि हर ट्रॉफिक लेवल पर, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल है और ये चौथा ट्रॉफिक लेवल है. तो जब भी एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिलीजेस सम हीट. जैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारी बॉडी से वैसे भी हर समय हीट निकल रही है. तो हमने जितने प्लांट एक्सट्रैक्ट, जो भी प्लांट खाए, जो भी हमने खाना खाया, उसके अंदर जितनी केमिकल एनर्जी थी वो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी हमारे अंदर हमेशा स्टोर्ड है. उसमें से काफ़ी अमाउंट एनर्जी की जो है वो कहाँ चली जा रही है? एनवायरनमेंट को हीट के फॉर्म में चली जा रही है. और कुछ एनर्जी उसमें से खर्च हो जा रही है हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में, सेल्स की रिपेयर में, बॉडी के नॉर्मल डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ करने में. तो जो स्टोर्ड एनर्जी है किसी गिवन टाइम पर, वो हमारी फूड से आने वाली एनर्जी से कम होती है. So we can say that at every level heat is being released to the environment and that makes community heat, जो एक community की heat होती है, and that is kind of waste energy which is not being transferred to the next trophic level. At the same time, if any of these organisms die, अगर किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, क्योंकि होती रहेगी, अगर हम किसी इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ कुछ प्लांट भी मर रहे होंगे, कुछ प्राइमरी कंज्यूमर्स भी मर रहे होंगे, कुछ और सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी मर रहे होंगे. सो व्हेन दे आर डाइंग, उनकी भी एनर्जी कहाँ चली जाती है? दैट गोज इनटू डिकम्पोजर्स. सो देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो. इस तरह से कांस्टेंट फ्लो बना हुआ है एनर्जी का. या तो एनर्जी इस रास्ते से जा रही है, दिस इज अ फ्लो, डायरेक्शनल फ्लो.
but at the same time energy is also getting distributed, either released as heat or it might move into decomposers. So this is how energy moves. Now these were the steps. पहले स्टेप में हमने बात की एनर्जी जो है प्लांट में आई, तो प्लांट में जब एनर्जी आती है तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी एनर्जी सन से आ रही है उसका केवल 1% हिस्सा, ओनली 1% इज बीइंग फिक्स्ड इन द प्लांट। जैसे मान लो 100 जूल एनर्जी आई सन की रेज में, तो केवल 1 जूल एनर्जी है वही स्टोर होगी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, 1% एनर्जी स्टोर होती है। इसके बाद सक्सेसिव लेवल्स पर प्लांट की एनर्जी हर्बीवोर में गई, सेकेंड स्टेप, हर्बीवोर की एनर्जी कार्निवोर्स में गई, थर्ड स्टेप, फिर कार्निवोर्स की एनर्जी जो है वो टॉप कार्निवोर्स में गई, नेक्स्ट स्टेप। तो इस तरह से एनर्जी जो है ट्रांसफर होती रहती है, एनर्जी कीप ऑन ट्रांसफरिंग फ्रॉम plants to producers to top consumers, and at each level you experience loss of some energy as community heat, and if organisms die some energy is also transferred to the decomposers. So flow of materials in ecosystem is cyclic, but energy का flow जो है unidirectional है। ये बात आपको समझनी होगी। मतलब हमारे अंदर जो भी चीज़ें, हमारे अंदर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो जैसे जैसे एक ऑर्गेनिज्म, एक इकोसिस्टम डेवलप होता है उसमें सारी चीज़ें रिसाइकिल हो जाती हैं। एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, उसके अंदर के कंपोनेंट जो है वो सब दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, प्लांट उन मिनरल्स को फिर से यूज़ कर लेते हैं। तो मटेरियल तो रिसाइकिल हो सकता है, जो मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो तो रिसाइकिल हो सकते हैं, वो एक साइक्लिक फैशन में एक इकोसिस्टम में चलते हैं, उनको हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स कहते हैं। लेकिन जो एनर्जी है वो ऐसा नहीं है कि सन से चली प्लांट में गई, प्लांट से फिर एनिमल्स में गई और लौट के फिर वापस सन में चली गई एनर्जी। नो, एनर्जी हैज़ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। फ्लो ऑफ मटेरियल इन इकोसिस्टम इज साइक्लिक बट फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। तो मटेरियल्स जो है वो साइक्लिक मैनर में सर्कुलेट होते हैं। मटेरियल का मतलब यहाँ पर क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स हैं, ये साइक्लिक मैनर में इकोसिस्टम में मूव करते हैं। लेकिन एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो शो करती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ऑलराइट, so after learning this, that energy flow is unidirectional, we will now talk about one very important aspect that is called 10% law. So there was a scientist named Raymond Lindman who is associated with the calculations of energy transfer to the next level. So Lindman described that whenever energy is transferred from one trophic level to another, only 10% of the energy entering a particular trophic level is available for the transfer to next trophic level. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सन है उससे कुछ एनर्जी आई, लेट अस से 1000 जूल एनर्जी सन से एक प्लांट को मिली। सो जब 1000 जूल एनर्जी प्लांट को मिली, इसमें से केवल 1% यानी कि 10 जूल एनर्जी प्लांट में स्टोर हुई। When this plant is being eaten by a mice or a rat, then only 10% of this 10 joule will be available for the next trophic level. That means इसके अंदर जो stored energy होगी वो केवल 1 जूल होगी, जो कि नेक्स्ट एनिमल जैसे कि जैकॉल है या कोई और स्नेक है उसके लिए अवेलेबल होगी। सो सक्सेसिवली एज वी मूव फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इज 10% of the previous trophic level. That is what is 10% law, and it is a very famous law that explains the energy transfer in ecosystem or energy transfer in any food chain. This is what you can see here with the help of example. 1000 joules of energy, only 1% is being absorbed, then 10% of this energy is being stored for the next trophic level. So 10 joules will be here, and then only 1 joule energy will be available here. And that is the reason. इसी की वजह से क्या होता है? Because of this reason, the number of trophic levels in a food chain is limited. क्योंकि हर बार 10% एनर्जी ही रिटेन हो पा रही है। सो एज यू हैव
द चेन असेंडिंग, जैसे जैसे फूड चेन असेंड होती है, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स आगे बढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिटेन्ड इन एन ऑर्गेनिज्म इज वेरी वेरी लिमिटेड. So that's why we can have at most 4 trophic levels, 4 ही trophic level हमारे पास होते हैं, and that limits the number of trophic levels in a food chain because of the 10% law. Moreover, you can also find some time to do some calculations based on 10% law. यहाँ पर कुछ sample problems दी हुई हैं जिनको आप देख सकते हैं और इनको आप solve भी कर सकते हैं. Like calculate the amount of energy available to lion following food chain if plant have 20,000 joules of energy available from sun. अगर प्लांट के पास 20,000 जूल एनर्जी आई स्टोर हुई तो लायन तक कितनी एनर्जी पहुंचेगी? तो सिंपल सी बात है, 20,000 जूल एनर्जी अगर सन से आई है, प्लांट कितनी रिटेन कर पाएंगे? उसका केवल 1%. उसके बाद अगले स्टेप में दैट इज डियर के पास कितनी पहुंचेगी? 10%. और लायन के पास उसका भी 10%. So this is how you can do that calculation which has been shown here with solved example. You can also do more practice problems और भी practice problems कर सकते हैं. So finally I will end with a comment or a summary of part 2 of this video. मैं कहूँगा कि इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से energy flow ecosystem में होता है, and the most important thing that we talked about was 10% law that was given by Lindemann, and we also looked at the successive loss of energy as heat and as into the decomposers. And finally, we, with the help of some examples, with the help of some numericals, we better illustrated the 10% law. So I hope you understood what happens in an ecosystem and how dynamics of ecosystem in terms of energy is regulated. I hope you enjoyed this video and your learning is going well. आपकी जो बुक की अंडरस्टैंडिंग है, बुक की जो पढ़ाई है, वो इन वीडियोस की मदद से बहुत अच्छी हो रही है. आई एक्सपेक्ट दैट, एंड इफ सो यू कैन लीव योर कमेंट्स अबाउट द वीडियोस. You can also like, share and subscribe so that you get regular updates. Thank you very much for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.